डिफॉरेस्टेशन जो है वो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रीजन है। और डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए ही हम एनिमल्स का और प्लांट्स का कंजर्वेशन करते हैं, ताकि किसी भी तरीके से फॉरेस्ट खत्म ना हो जाए। क्योंकि फॉरेस्ट अगर खत्म हो जाएंगे तो एनिमल्स भी खत्म हो जाएंगे, और इसका बिल्कुल अपोजिट भी है कि अगर एनिमल्स खत्म होंगे तो धीरे धीरे फॉरेस्ट भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कल मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था कि सेंचुरीज में या फिर नेशनल पार्क्स में जो कार्निवोर्स हैं, मींस बिग कैट्स को कंजर्व करने का कंसेप्ट रखा जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो वाइल्ड लाइफ, आयान, गुड मॉर्निंग बेटा। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अगर करेंगे तो फॉरेस्ट अपने आप ही बचेंगे। अदरवाइज वो खत्म हो जाएंगे तो फॉरेस्ट को भी कट करना या फिर डिफॉरेस्ट करना बहुत इजी हो जाता है। कल्टीवेशन के लिए मोस्टली ये किया जाता है, या फिर सेटलमेंट के लिए करते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो एनिमल्स का जो एक थ्रेट है, और वो भी वाइल्ड एनिमल्स का, वो थ्रेट जब तक उस फॉरेस्ट में बना रहता है तब तक उस फॉरेस्ट में कोई जाता नहीं। थोड़े दिनों पहले एक मूवी आई थी, शेरनी। अगर आप में से किसी ने देखी हो, आ, इस पे थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे थी। क्योंकि आजकल मूवीज जो है वो तो डायरेक्ट थिएटर में तो आती नहीं है, उसकी जगह पे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आती हैं। तो शायद सोनी पे थी या फिर प्राइम वीडियो पे थी, अमेजॉन प्राइम पे। लेकिन अगर आपको मौका मिले तो वो मूवी देखना जरूर। क्योंकि जो एनिमल्स हैं, स्पेशली बिग कैट्स, वाइल्ड एनिमल्स, उनके प्रोटेक्शन पे बनी हुई जो जो कंसेप्ट्स हैं, वहाँ के विलेजर्स के जो कंसेप्ट्स हैं, वहाँ के ट्राइब्स के जो कंसेप्ट्स हैं, जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के ऊपर। तो ह्यूमन लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट, या फिर ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ी एक फैक्टर जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनकी वजह से होता है। जैसे वाइल्ड लाइफ है या जो भी कुछ है, जस्ट ए मिनट बेटा। यस सर। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। तो उसी के लिए हमने सेवन्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि जितने भी प्लांटेशन हैं या फिर जितने भी फॉरेस्टेशंस हैं या वेजिटेशंस हैं, वो करने के लिए हमको अपनी तरफ से एफर्ट्स करने चाहिए, उसके बिना काम नहीं चल सकता। तो उसकी वजह से ड्राउट्स भी आते हैं, फ्लड भी आती है, और ड्राउट्स एंड फ्लड्स की वजह से धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन होने लग जाता है, जब जिसको अपन बोलते हैं रेगिस्तान बनना। धीरे धीरे रेगिस्तान बनने लग जाते हैं चारों तरफ। तो डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। एक फैक्टर मैंने आपको पहले भी बताया था, या इसका इफेक्ट भी बताया था, कि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो हमारा जो, आपने सेवन्थ स्टैंडर्ड में जो ह्यूमस वाला कंसेप्ट पढ़ा था, सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज ह्यूमस, जिसमें यस सर। सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं प्लांट्स को प्रोवाइड होने के लिए, या प्लांट्स को वो सबसे ज्यादा मिनरल्स प्रोवाइड कराती है सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। और वो बनती है मोस्टली, उसमें जो कंपोनेंट है
वो या कंटेंट जो है उसका ह्यूमस का, वो सबसे बड़ा कंटेंट है प्लांट प्रोडक्ट्स का। तो प्लांट्स के लीव्स उसको, ह्यूमस को उतना ही ज्यादा डेंस बनाते हैं, है ना। Then deforestation is a major cause which leads to the change in soil properties. Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation. Recall from class 7 how trees prevent soil erosion. जो सॉइल वाला हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो ही अभी इरोशन वाले में, या इरोशन का जो इफेक्ट है सॉइल इरोशन का, वो समझने में हमको इजी रहेगा। Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers. This soil has less humus and is less fertile. Gradually, the fertile land gets converted into deserts. जो टॉप मोस्ट लेयर है ह्यूमस की, वो धीरे 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 बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी। कि अगर ट्रीज नहीं होंगे तो एक तो उसकी जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है सॉइल में ह्यूमस बनने की, वो अफेक्ट होगी। फिर सॉइल इरोशन स्टार्ट हो जाएगा। जब रेनफॉल होगा तो रेन वाटर के साथ में ह्यूमस, जो बची कुची ह्यूमस है या टॉप लेयर जो है सॉइल की, वो उसके साथ में फ्लो आउट हो जाएगी। तो फ्लो आउट होने की वजह से धीरे 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 जो फर्टिलिटी है ह्यूमस की, वो फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी जो है उसकी वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, है ना। यू कैन सिट हियर। Yes, sir. यस। तो Sir, meeting lock. हाँ बेटा, Meeting room is locked. जस्ट ए मिनट बेटा, आई एम अनलॉकिंग इट, वेट ए मिनट। हो गया सर। यस, नाउ इट इज अनलॉक। Yes, sir. Yes, sir. यस, ओके। इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। जो मैंने आपको प्रोसेस बताई जिसमें कि ह्यूमस जो कि टॉप लेयर है, सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर है, अगर मान लीजिए प्लांट्स कम होंगे या डिफोरेस्टेशन होगा, फॉरेस्ट में प्लांट्स कम होंगे, तो टॉप लेयर रेन वाटर के साथ में फ्लो आउट हो जाएगी, है ना, बह जाएगी। और जब वो बह जाएगी तो जो इनर लेयर है या लोअर लेयर ऑफ द सॉइल है वो एक्सपोज होने लग जाएगी। जो कि आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि सैंड एंड ह्यूमस, जो सैंडी एंड रॉकी लेयर है, सैंडी एंड रॉकी लेयर ज़्यादा एक्सपोज होने लग जाएगी और वो फर्टाइल नहीं होती है। उसकी वजह से प्लांट्स फिर और भी नहीं उग पाएंगे। जैसे आपने फील किया होगा अपने स्कूल में, जब आप आते थे स्कूल में ग्राउंड पे, तो जब हम असेंबली करते थे, स्पेशली इन बारिश के टाइम में, बारिश के टाइम में, या आप ये समझ लो कि जब बारिश के बाद का जब टाइम आता है, तो आपको जहाँ पे आप असेंबली करते हैं, जहाँ आप खड़े रहते हैं स्टेज के पास में, वहाँ पे कहीं भी आपको वेजिटेशन नहीं दिखता है उस लैंड के ऊपर, बिल्कुल बेयर लैंड है वो। लेकिन आप अपने पीछे की तरफ देखोगे ग्राउंड पे, जहाँ पे फुटबॉल के पोल लगे हुए हैं, वहाँ पे खूब घास उगी रहती है, खूब वेजिटेशन रहता है वहाँ। ऐसा क्यों? वाई दिस डिफरेंस इज देयर? ये दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है कि जहाँ पे हम असेंबली करते हैं नियरर टू द स्टेज, वहां पे जो टॉप लेयर है कंटिन्यूस सॉइल आना की, जाना करता है। हाँ, वो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुकी है और अब वहां पे फर्टिलिटी नहीं है उस सॉइल की। और पूरी जो रॉकी एंड सैंडी लेयर है, जिसमें सैंड और रॉक्स ज्यादा है, कंकर पत्थर ज्यादा है, वो वाली जो लेयर है वो ही वहां पे एक्सपोज्ड रहती है। तो जब भी बारिश होती है तो वो पानी पूरा बह करके
और उधर अपने ग्राउंड पे पीछे की तरफ चला जाता है जहां पर कि सॉइल फर्टाइल है, या फिर जहां पे और सॉइल सर इरोशन। अभी अगर हम लोग वहाँ वो या साइड पे जाएंगे स्कूल के वो तो, सामने ग्राउंड पे, तो तो इसको वहाँ पे हम अभी वो बोलते हैं सॉइल फर्टाइल है। क्या आयुष? सर अभी वहाँ पे वो सॉइल अभी फर्टाइल होगी क्योंकि वहाँ पे ज्यादा ना लोग आना जाना भी कर रहे हैं, और बारिश के कारण और डेड रूटिंग मटेरियल्स के कारण वो सॉइल भी अभी फर्टाइल हो गई है। हाँ राइट। तो वहां पे ह्यूमस जो है, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज वहां पे है वो। इसलिए जब भी बारिश होती है तो सारी टॉप लेयर या ये रहा। फर्टाइल सॉइल है वो उधर की तरफ मैंने ही चली देखा नहीं था जाती सच्ची। है। हाँ यस, इस मम्मा मेरे प्रोसेस को को हम सच्ची। बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। Deforestation also leads to a decrease in the water holding capacity of the soil. The movement of water from the soil surface into the ground, infiltration rate is reduced. तो जैसे जैसे ह्यूमस जो है वो कम होगा, या डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से मिट्टी में वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो उसकी बहुत लेस हो जाती है, बहुत कम हो जाती है ना। तो जो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है वो जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे वैसे जो पेनिट्रेशन है सॉइल में, आपने एक पढ़ा था परक्यूशन, परक्यूशन ऑफ सॉइल पढ़ा था सॉइल वाले लेसन में, 7th स्टैंडर्ड में। याद होगा आप लोगों को कि आ, जो पेनिट्रेशन ऑफ वाटर है या परक्यूशन ऑफ वाटर है वो धीरे 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 लेस होता जाता है अगर टॉप सॉइल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, जैसा कि ह्यूमस के वॉश आउट होने के बाद में हो जाता है। Soil surface into the ground, infiltration rate is reduced, so there are floods. The other properties of the soil like nutrient content, texture, etc. also change because of deforestation. Deforestation होने से टेक्सचर भी बिगड़ जाएगा। टेक्सचर मैंने आपको बताया था सॉइल वाले लेसन में, या फिर लास्ट ईयर तो आप लोग ए में थे, तो मैं बी में था, पढ़ा रहा था। तो सॉइल वाला जो लेसन है उसमें आपने टेक्सचर पढ़ा होगा, सॉइल टेक्सचर याद है किसी को? किसी को याद है सॉइल टेक्सचर? आयुष इज ट्राइंग टू आंसर। सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं है, कोई बात नहीं। सर 7th में, क्या? सॉरी, आपने आपने जो सॉइल वाला लेसन जब पढ़ा था तो उसमें आपने देखा होगा कि उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होते हैं, उसकी जो लेयर्स हैं वो कैसी होती हैं, उसका टेक्सचर कैसा होता है। टेक्सचर जो है जैसे गार्डन की जो सॉइल है उसका टेक्सचर अलग टाइप का होता है, और जो हम बिल्कुल बाहर की तरफ जहाँ पर कि बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं है वहाँ का टेक्सचर अलग टाइप का होता है। तो टेक्सचर हम बोलते हैं कि जो सॉइल है उसके दो पार्ट होते हैं, या फिर दो टाइप की सॉइल्स होती हैं, एक होती है सैंडी और एक होती है क्ले। तो सैंड एंड क्ले, ये जो दो कंटेंट हैं सॉइल के, किसी भी सॉइल के, उनकी क्वांटिटी किस प्रोपोर्शन में है? जिस प्रोपोर्शन में सैंड और क्ले किसी भी सॉइल में एग्जिस्ट करती हैं, उस प्रोपोर्शन को या उस प्रोपोर्शन के फीचर्स को हम बोलते हैं टेक्सचर, कि उसमें कितनी सैंड है और कितनी क्ले है। तो जितनी ज़्यादा क्ले होगी किसी सॉइल में उतनी ज़्यादा उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जो वाटर पेनिट्रेशन लेवल है उसका वो थोड़ा कम हो जाएगा। सैंडी वाटर में, सॉरी, सैंडी सॉइल में
पेनिट्रेशन ज्यादा होता है वाटर का, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंड की कम होती है। इसीलिए आप देखो कि जहाँ पे डेजर्ट है या जो एरिड जोन है, सूखे, जहाँ पे बारिश कम होती है, या फिर जहाँ पे सॉइल ऐसी है कि जब भी उस पे बारिश होती है तो वो एकदम से सूख जाता है, पानी बहुत जल्दी सूख जाता है बारिश आने के बाद उस सैंड में। लेकिन कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जिसमें पानी गिरता है, बहुत देर तक पानी गीला रहता है, कीचड़ हो जाता है। तो कीचड़ जिस सॉइल में होता है वहां पे हम ये मान सकते हैं कि क्ले की प्रोपोर्शन ज्यादा है। और जहां पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, इसका मतलब पेनिट्रेट हो जाता है, परक्यूएशन हो जाता है उसका। तो परक्यूएट होने के बाद में सॉइल में हमको वाटर नहीं दिखता, मीन्स उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंड की कम होती है, क्ले की ज्यादा होती है। तो ये जो टेक्सचर है वो भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से। सॉइल की प्रॉपर्टीज जो हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट भी बहुत ज्यादा उसमें कम हो जाता है। तो ये जो चेंज है ये हैं डिफॉरेस्टेशन के कैरेक्टर्स। We have studied in class 7 that we get many products from forest. List these products. Will we face the shortage of these products if we continue cutting trees? हमने 7th में ये भी पढ़ा था कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं। कई जो कल मैंने आपको एक आर्टिकल शेयर किया था वागोबा का, वागोबा पढ़ा किसी ने उसको? किसी ने भी पढ़ा क्या? सर क्या है? स्टोरी ऑफ वागोबा। सर पढ़ा मैंने। अच्छा, आयुष ने पढ़ा। तो सर वागोबा क्या वरीली है? ड्राइंग के साथ कंपेयर है। वागोबा क्या वरीली ड्राइंग के साथ लेपर्ड्स और कैट्स के ऊपर वो बेस्ड है। यस, लियोपार्ड्स एंड टाइगर के ऊपर वो स्टोरी बेस्ड है। और उसमें ये बताया है कि यस सर। महाराष्ट्र में जो तराई क्षेत्र है, किसका, अपना वेस्टर्न घाट्स का जो तराई एरिया है, मीन्स नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र, वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं वो वाघ को, वाघ मतलब मराठी में वाघ बोलते हैं टाइगर को, उसको अपना फॉग गॉड, अपना भगवान मानते हैं, इस बात से कि वो उनको लियोपार्ड से बचाएगा। क्योंकि लियोपार्ड एक बिग कैट है और टाइगर भी बिग कैट है, लेकिन टाइगर से लियोपार्ड बहुत ज्यादा डरता है। तो टाइगर को उन्होंने अपना भगवान बनाया, या ये समझ लो कि उनको वो वर्शिप करते हैं फॉग गॉड की तरह। और मराठी में टाइगर को वाघ बोलते हैं, इसलिए उन्होंने अपने भगवान का नाम वाघोबा रख लिया। तो वो एक तरीके से लोकल डाइटी हैं या फिर लोकल गॉड हैं जो नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र में वर्शिप किए जाते हैं, पूजे जाते हैं। तो इसमें हमको क्या चीज समझ में आती है कि जब तक वाघ, वाघ मतलब टाइगर, टाइगर नहीं बचेंगे तो फॉरेस्ट नहीं बचेगा, फॉरेस्ट नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। क्योंकि जो ये ट्राइबल रीजन है या ये जो ट्राइबल लोग हैं, ये ट्राइब्स सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के ऊपर। तो अगर मान लो फॉरेस्ट नहीं बचेगा तो फिर इनकी लाइफ भी बड़ी मिजरेबल हो जाएगी, उनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम तो सबको ही होने वाली है डिफॉरेस्टेशन से, लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ती है? ट्राइबल पीपल को, क्योंकि वो डायरेक्टली फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली ऊपर डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। डिपेंडेंट है। यस, वेरी गुड।
तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो एनिमल लाइफ है उसके ऊपर डिफोरेस्टेशन का क्या इफेक्ट होता है, तो हमको कंजर्व करनी है वाइल्ड लाइफ को। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन, पहेली एंड बूजो आर वरीड। जो डिफोरेस्टेशन के इफेक्ट्स हैं उनको समझने के बाद में पहेली और बूजो दोनों ही बहुत ज़्यादा वरीड हो गए, चिंतित हो गए कि अभी क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। दे गो टू प्रोफेसर अहमद, जिनके साथ में वो घूमने के लिए गए थे भरतपुर की बर्ड सेंचुरी देखने के लिए। तो उनके पास वो गए एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। ये वाइल्ड लाइफ कैसे हम सेव कर सकते हैं, ये प्रोफेसर अहमद हमको बताएंगे। प्रोफेसर अहमद organizes a visit to a biosphere reserve for Paheli, Bujo and their classmates. He selects a place named Pachmadi Biosphere Reserve. पचमढ़ी बायोस्फीयर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। He selects a place named Pachmadi Biosphere Reserve. He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower Western Ghats. तो जो पचमढ़ी रीजन है वो मध्य प्रदेश में है, जो कि वेस्टर्न घाट के एरिया तक और जो अपर हिमालयन रीजन है या बेस उसका जो तराई क्षेत्र है उस तराई एरिया में, वैली रीजन में, उस वैली रीजन का जो उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व लिया ताकि उनको वहाँ पे जो एनिमल्स हैं या एनिमल लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, वो दोनों टाइप की देखने को मिल जाए। कैसी, ट्रॉपिकल भी मिल जाए और हिली रीजन में रहने वाले एनिमल्स भी उनको दिख जाए। ठीक है। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक। प्रोफेसर अहमद के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिफाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स will be more and will be in more amount, like an different species and different varieties of the plants and animals will be there because of biodiversity reason. He requests Madhavji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. He explains that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. वो ये मानते हैं कि जो माधव जी, जिनसे उन्होंने हेल्प लेने के लिए बोला कि बायोस्फीयर रिजर्व को आप बताइए, बायोस्फीयर रिजर्व जो है आप जो हमको बताओगे उसके बारे में पचमढ़ी में, उसका उन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सब सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। ये जो धीरे धीरे हम जो सेव कर रहे हैं बायोस्फीयर को या इस टाइप के रिजर्व्स को, बायोस्फीयर रिजर्व्स को, उन रिजर्व्स को हम अगर प्रिजर्व करेंगे तो ये हमारा नेशनल हेरिटेज बन सकता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया हुआ है, उसको उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है। तो वो जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें उन्होंने उसको कंजर्व करने के लिए और उसको एक अपना एक हेरिटेज बनाने के लिए, हेरिटेज को हम कंजर्व करते हैं या फिर कंजर्व करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उसको उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया। बायोस्फीयर होता क्या है लेकिन? बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। Biological diversity of biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment. तो बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग ही है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसमें एनिमल्स एंड प्लांट्स ये दोनों सिम्बायोसिस के साथ में रहते हैं और उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशन है, एनिमल्स, यस, उसका जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो
एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है ना। तो माधव जी ने बताया उस पचमढ़ी बायो रिजर्व के बारे में या बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। Madhavji explains to the children that apart from our personal efforts and efforts of the society, government agencies also take care of the forest and animals. The government lays down rules, methods, and policies to protect and conserve them. Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves, etc. are protected areas for conservation of plants and animals present in that specific area. उस specific area में wildlife sanctuaries और national parks and biosphere reserves इन सबको इसलिए बनाया जाता है ताकि गवर्नमेंट अपने या गवर्नमेंट एजेंसीज उन फॉरेस्ट को और उस एनिमल्स की टेक केयर कर सकें। उनकी केयर करते हुए वो कुछ रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। उन रूल्स, पॉलिसीज एंड एक्ट, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके हिसाब से इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को या नेशनल पार्क्स को रिजर्व किया जाता है या उनको प्रिजर्व किया जाता है। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना समझते हो? यस सर। आर्यन? Yes, sir. यस। सर समझते हैं। सर एक बोरीवली में भी कोई एक रिजर्व है ना? हाँ, संजय गांधी नेशनल पार्क, यस सर, SGNP। संजय गांधी Yes, sir. नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क अपने बोरीवली एरिया में है, जो कि उसका एंट्री बोरीवली से है, लेकिन वो पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। बोरीवली से लेके घोड़बंदर रोड और बहुत बड़ा उसका एरिया है, जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट में एवं थाने से आगे पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट तक में भी वो फैला हुआ है, संजय गांधी नेशनल पार्क। उसमें इसी टाइप के नेशनल पार्क्स या बायोस्फीयर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनती हैं? फ्लोरा एंड फोना को। फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट्स एंड फोना मीन्स होता है एनिमल्स। Animals. यस। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनका जो हैबिटेट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स का हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट को या उनके हैबिटेट को प्रोटेक्टेड एरिया में जब डिसाइड कर दिया जाता है या डिफाइन कर दिया जाता है, दिस इज द प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द हैबिटेट्स ऑफ स्पेसिफिक फ्लोरा एंड फौना, या वेयर बायोडाइवर्सिटी इज मेन conserving purpose. When this area is defined as a protected area for the habitat of flora and fauna, means animals and plants, it will be called as sanctuaries, national parks and biospheres reserves. जो सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनको डिफाइन कर दिया जाता है या मार्क्ड कर दिया जाता है कि इस एरिया में ये प्रोटेक्टेड रीजन है। किसी भी टाइप की कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस या ह्यूमन एक्टिविटी करने से पहले आपको जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं या फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, उनसे परमिशन लेनी होती है। तो जो ये जो ट्राइब्स हैं जो कि जंगलों में ही रहते हैं, वो स्पेसिफिक परमिटेड एक्टिविटीज़ ही वहाँ पे कर सकते हैं, जैसे माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे परमिसिबल नहीं है। थोड़े सालों पहले, अभी 2-1 साल पहले आपने एक हल्ला सुना होगा अपने महाराष्ट्र में कि आरे जो फॉरेस्ट है, आरे फॉरेस्ट मीन्स गोरेगांव के आसपास, गोरेगांव के आसपास जो फॉरेस्ट है वो आरे कॉलोनी कहलाती है। वहाँ का जो फॉरेस्ट है उसको डिफॉरेस्ट करके या उसको पूरा काट के वहाँ पे मेट्रो का कार शेड बना रहे थे। लास्ट जो गवर्नमेंट थी उन्होंने वहाँ के उस स्पेसिफिक रीजन को डिफॉरेस्ट करके और वहाँ पे कार शेड बनाने की बात की थी और प्रोजेक्ट भी चालू कर दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने
जो कि एनवायरमेंटलिस्ट है या फिर वहाँ के लोकल्स हैं या वहाँ पे डिपेंडेंट हैं उस फॉरेस्ट के ऊपर, उन सब ने और धीरे धीरे फिर दूसरी ग्रुप्स ने या ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको प्रोटेस्ट किया कि नहीं, डिफॉरेस्टेशन करके वहाँ पे कार शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेट्रो का कार शेड ऐसी जगह पे बनना चाहिए जो बेयर लैंड हो या फिर जो बिल्कुल खाली पड़ी हो। मुंबई में आरे कॉलोनी में जाकर के पेड़ों को काट करके और फिर कार शेड बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें बहुत हल्ला मचा था और वो एक नेशनल इश्यू बन गया था। बाद में जब गवर्नमेंट चेंज हुई, पिछली गवर्नमेंट की जगह नई गवर्नमेंट आई, तो नई गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, आरे कॉलोनी में कार शेड हम नहीं बनाएंगे। उसकी जगह पे कांजूर मार्ग के पास में जो बेयर लैंड पड़ी हुई है, जो कि साल्ट पेंस एरिया होने की वजह से वहां पे कुछ नहीं उग सकता, मीन्स वो डिफॉरेस्टेड लैंड है या बेयर लैंड है या अनफर्टाइल लैंड है, वहां पे हम ये कार शेड बनाएंगे। तो अभी मामला चल रहा है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे हमारी कम्युनिटी हो, सब लोग मिलके अगर इस तरीके से काम करेंगे कि सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स को हम ईयर मार्क करें और उनको मार्क करके और पूरी तरह से प्रोटेक्ट करें, और अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जैसा हमने गांधी जयंती के दिन पढ़ा था कि अपनी लाइफ स्टाइल को भी हम बहुत ही नेचुरल वे में अडप्ट करें, नेचर के साथ में अपने आप को अडप्ट करें और एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ डेवलप करें, ताकि नेचुरल रिसोर्सेस, स्पेशली फॉरेस्ट, ये पूरी तरह से कंजर्व हो सके। तो प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पॉचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। ये जितने भी एरियाज हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज, सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनमें प्लांटेशन, अपनी तरफ से प्लांटेशन करना, जैसे पेड़ों को काट करके और अपनी तरफ से वहाँ पे कैश क्रॉप्स उगाने के लिए या फिर कल्टीवेशन के लिए वहाँ पे प्लांटेशन करना, या फिर कोई दूसरे प्लांट्स जो कि आपको फायदा देते हो, लेकिन फॉरेस्ट के वो वहाँ के लोकल प्लांट्स नहीं हैं, वो अपने आप वहाँ पे डेवलप नहीं हुए हैं या ग्रो नहीं हुए हैं। तो उस एरिया में प्लांटेशन, कल्टीवेशन खेती करना, ग्रेजिंग चराई करना, मतलब अपने एनिमल्स को ले जाके ग्रेजिंग करवाना, फेलिंग ट्रीज पेड़ काटना, हंटिंग शिकार करना, और पॉचिंग जानवरों को मारना, ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होता है। तो उसको बोलते हैं हम प्रोटेक्टेड एरियाज। सेंचुरी एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। अगर सेंचुरी हम बोलेंगे उसको जहाँ पे किसी स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए, उसके हैबिटेट को प्रिजर्व करने के लिए ह्यूमन इंटरफेरेंस को या ह्यूमन डिस्टर्बेंस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दिया जाए या प्रोहिबिट कर दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं सेंचुरी। नेशनल पार्क एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सेंचुरी में और नेशनल पार्क में यही डिफरेंस है कि सेंचुरीज में एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी डिस्टरबेंस से, ताकि उनका हैबिटेट किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, वो स्मूथली अपनी लाइफ जो है उनकी एनिमल्स की वो वहां पे रह सके। लेकिन नेशनल पार्क में सारे एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जितने भी हैं उसमें, सॉरी वाइल्ड एनिमल्स जितने भी हैं वो फ्रीली इधर से उधर घूम सकते हैं, जहां भी चाहें वहां जा सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, large areas of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribals living in that particular area। तो इन तीनों में ये डिफरेंस है
कि सेंचुरी एनिमल्स के हैबिटेट को प्रिजर्व करने के लिए ईयर मार्क की जाती हैं या फिर डिफाइन की जाती हैं। नेशनल पार्क वाइल्ड एनिमल्स को या वाइल्ड लाइफ को पूरी तरह से फ्रीली जीने के लिए वो एरिया डिफाइन कर दिया जाता है नेशनल पार्क में। और बायोस्फीयर रिजर्व में जो डिपेंडेंट्स हैं उस फॉरेस्ट के, उस पूरे फॉरेस्ट के लार्ज एरिया को, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेस को पूरी तरह से कंजर्व करते हैं, उसके साथ साथ में ट्राइबल्स की जो ट्रेडिशनल लाइफ है उसको भी वहां पे परमिसिबल रहता है। सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स में कोई भी तरह की जो एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी, वो परमिसिबल नहीं है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व्स में ये परमिसिबल है। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। अगर किसी को कुछ